नमस्कार, मैं हूं निशा पंड्या। अगर शहरों की बात करें और अर्बनाइजेशन की बात करें तो हमारे सामने एक पिक्चर आता है, वो है कंक्रीट भरा जंगल। और आज हम जो फेस कर रहे हैं वो है तपती गर्मी और पानी की किल्लत। और ऐसी ही सिचुएशन आगे हमें फ्यूचर में ना फेस करनी पड़े, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसीलिए पर्यावरण के प्रति जागरूकता के इस मिशन में और हमारी इस खास सीरीज में आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं आईजीबीसी मुंबई चैप्टर की चेयरपर्सन डॉक्टर माला सिंह। डॉक्टर माला, आपका स्वागत है। जिस तरह से हम देख रहे हैं हाल फिलहाल जो ग्रीन बिल्डिंग का चलन चला है, क्योंकि इस अभी हम हाल फिलहाल बहुत ही कह सकते हैं ना, वेरिएबल क्लाइमेट्स का को फेस कर रहे हैं, पानी की किल्लत को फेस कर रहे हैं। तो ग्रीन बिल्डिंग का जो हम प्रचलन देख रहे हैं या हम बातें सुन रहे हैं, ये है क्या? ये है किसके लिए? थैंक यू निशा जी। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगी आपकी संस्था को, जो इस तरह का मिशन लेके और इस जागरूकता के अभियान को आगे बढ़ाना चाहती हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है आज की स्थिति में। जैसा कि आपने कहा, अर्बेनाइजेशन और कंक्रीट जंगल, ये स्थिति तो सबको ही दिख रही है और सब जानते भी हैं ये क्यों हो रहा है। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरह से आम इंसान की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, तो जितना भी हम प्राकृतिक संसाधनों का जितना ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में या अपनी लाइफस्टाइल को एनहेंस करने के लिए, तो उससे क्या होता है कि उससे एक तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो जाती है। जैसे कि आपने बोला कि पानी की स्कैरेसिटी, पानी की कमी हो रही है शहरों में। उसके अलावा आज के डेट में एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल मुद्दा है, जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि पूरे विश्व भर में इसकी बातें हो रही हैं, जो कि एक बहुत ही सीरियस चैलेंज है। आप हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो उन्होंने भी COP28 में और COP26 में अपने इस क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया था। और भारतवर्ष के जो उसमें कमिटमेंट है कि भारत देश हमारा नेट जीरो बनेगा बाय 2070, और सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भी 2030 तक हम प्रोग्रेस करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे। तो इस तरह के बहुत सारे कमिटमेंट किए गए। उसके अलावा जो भी कंक्रीट जंगल की आप बात कर रही हैं और हीट वेव्स की जो आपने बात की है, जितना ज़्यादा कंक्रीट का इस्तेमाल होता है शहरीकरण करने के लिए, उतना ही उसमें हीट की टेंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि आपके उतने ही पेड़ पौधे कटते हैं। आपका ग्रीन कवर जब शहरों में कम होता है, तो जितना आपका ग्रीन कवर कम होता जाएगा तो होगा क्या, एक तो प्रदूषण की स्थिति बढ़ जाएगी, आपको वायु प्रदूषण से भी सामना करना पड़ेगा। और उसके अलावा आपका जो बायोडाइवर्सिटी है, मतलब आपका जो एक सेल्फ कनेक्ट होता है इंसेक्ट्स के साथ, एनिमल्स के साथ, एक नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ, उस पर भी बहुत बड़ा दुष्प्रभाव आता है। तो टेम्परेचर जो जिस तरह बढ़ रहा है, ये तो आप आज की बात कर रही हैं कि 50 डिग्री दिल्ली में हो गया, राजस्थान में हो गया, मुंबई की स्थिति, क्योंकि हमको थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि मुंबई और महाराष्ट्र में हम लोगों को 43 डिग्री भी होता है तो हमें 47 का एहसास होता है। उसका कारण है क्योंकि यहाँ वातावरण में नमी रहती है, जो कि अदर दूसरे जो राज्य हैं वहाँ की स्थिति अलग है, क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती है। बट होता ये है कि जिस तरह से ये कंक्रीट जंगल और ये हम बातें कर रहे हैं और ग्रीन कवर भी लुप्त होता जा रहा है, और हमें डेवलपमेंट भी चाहिए, तो डेवलपमेंट भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए, हमारा जीडीपी भी बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए आज की डेट में बहुत सारी जरूरत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब शाश्वत विकास, जिसमें हम पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट तीनों चीजों की बात करें। और जिसमें कि आपने बोला ग्रीन बिल्डिंग, अब ग्रीन बिल्डिंग का उसमें बहुत ही बड़ा रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि ग्रीन बिल्डिंग की जो एक मेथोडोलॉजी है, ग्रीन बिल्डिंग की जो अप्रोच है, अगर आप उसको यूज करते हैं तो उससे आपके प्राकृतिक संसाधनों पे जो दबाव आ रहा है, जो प्रेशर आ रहा है, वो भी कम होगा। उससे आपको एक हेल्दी एनवायरनमेंट भी मिलता है, और उससे आपके शहरों का ग्रीन कवर भी ज्यादा होता है, जिससे कि आपको ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट भी इंप्रूव होती है। तो आपने जैसे ये कहा, उसी पे मैं कहना चाहूंगी कि आज मुंबई शहर, क्योंकि हम मुंबई एमएमआर की बात कर रहे हैं, वहां पे आप देखें तो वर्टिकल ग्रोथ दिखा है, क्योंकि जगह ही नहीं है। मुंबई एक आइलैंड सिटी है, उसमें जगह नहीं है। तो इस वर्टिकल जो हम कह सकते हैं, कंक्रीट जंगल कहिए या जो वर्टिकल सिटी डेवलप हो रही है उसको कहें, उसको ग्रीन कैसे बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास नीचे जगह ही नहीं बची है। बिल्कुल। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने एक बात कही है कि वर्टिकल जब डेवलपमेंट होता है तो उसमें ग्रीन कवर कैसे बढ़ाया जाए। हम हमेशा से बोलते हैं कि ग्रीन बिल्डिंग का जब आप अप्रोच यूज करते हैं
तो हम लोग बायोफिलिक डिजाइन को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। और बायोफिलिक डिजाइन का ये मतलब होता है कि इतनी सी भी जो जगह है शहर के अंदर वो ग्रीन कवर से भरनी चाहिए। कोई भी छोटी सी जगह आप छोड़ नहीं सकते, चाहे वो आपके पोडियम में है या आपका बिल्डिंग में जो गार्ड ऊपर टेरेस रहता है। तो इस तरह की जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, जो नई तरह की आई वुड से कि इस तरह के जो उपाय हमारे सामने हैं, जो विलंब हैं, उनको हम करते हैं ग्रीन बिल्डिंग के अंदर, ऑलरेडी हम उपयोग में लाते हैं। क्योंकि हमको भी मालूम है कि अगर मुझे 1000 लोगों को एक मान के चलिए कि 30-40 स्टोरी की बिल्डिंग में मुझे एडजस्ट करना है और नीचे मेरे पास मदर अर्थ एरिया है ही नहीं, नीचे मेरे पास पेड़ पौधे लगाने के लिए जगह ही नहीं है, तो मेरे पास क्या विलंब बचता है? मेरे पास या तो पोडियम है जहां पे हम एम्यूनिटी एरिया बनाते हैं और वहां पे हम मैक्सिमम जो ट्रीज लगा सकते हैं, या अपना ग्रीन रूफ और ग्रीन गार्डन, वर्टिकल गार्डन, ग्रीन वॉल्स, और थोड़ा बहुत बायोफिलिक डिजाइन, मतलब जो आर्किटेक्ट्स अपनी लैंग्वेज में समझते हैं कि व्हाट इज उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो उससे ये होता है कि आप कहीं ना कुछ ग्रीन कवर आप ऐड कर देते हैं, जिससे न कि बिल्डिंग का फायदा होता है एज ए ग्रीन बिल्डिंग, बट आप अपने शहर के लिए भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं हीट आइलैंड इफेक्ट को कम करने के लिए। जो कि आपने बोला हीट वेव्स और टेम्परेचर बढ़ना, क्योंकि हीट वेव जब बढ़ती है तो एक माइक्रो क्लाइमेटिक वेरिएशन आते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, जिससे क्या होता है कि आपकी टेम्परेचर का जो डिफरेंस है उसकी वजह से आपका, क्योंकि ग्रीन एरिया जितना कम होगा उतना ही वहां पे हीट ज्यादा होगी। तो आप आई थिंक देख सकती हैं, जैसे आर्य कॉलोनी से जब आप क्रॉस करती हैं तो आपको 2-3 डिग्री वहां पे टेम्परेचर कम मिलेगा, लेकिन जब आप थोड़ा कमर्शियल एरियाज में आती हैं मुंबई सिटी में तो आपको टेम्परेचर ज्यादा लगेगी। यही माइक्रो क्लाइमेटिक जो वेरिएशन है उसी को हम हीट आइलैंड इफेक्ट बोलते हैं, जो अर्बन कॉन्क्रीटाइजेशन की वजह से होता है। और ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एरिया जब हम ग्रीन बिल्डिंग अप्रोच से अपनी बिल्डिंग्स में उसको इस्तेमाल में लाते हैं थ्रू वेरियस अप्रोचेस, जो भी पॉसिबल है, जो भी बन पाए, जितना भी हमें चैलेंज हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन सारे चैलेंजेस को आपको सोचना है। ठीक है, चैलेंजेस है पर हल भी तो चाहिए ना, कल को रहना भी है, आगे आने वाली जनरेशन भी है। अगर हम ग्रीन कवर नहीं बढ़ाएंगे तो सिटी से भाग के तो नहीं जा सकते, तो कितना हम प्रदूषण बढ़ाते जाएंगे ना, कहाँ जाएंगे फिर हम? तो हमें कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा ना। तो जैसे हम ग्रीन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, उसमें आईजीबीसी का बहुत बड़ा हाथ है। पहले हमें समझाइए कि आईजीबीसी का रोल इसमें क्या है, किस तरह से काम करता है आईजीबीसी? हाँ, देखिए, आईजीबीसी का फुल फॉर्म है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, और इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की जो स्थापना है वो हुई थी 2001 में, जो कि एक सीआईआई का एक उसी का एक अंग है, मतलब उसी का एक पार्ट है। और सीआईआई, सबको मालूम होगा कि सीआईआई हमारे भारतवर्ष की बहुत पुरानी संस्था है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जो 100 ईयर से भी ज्यादा पुरानी है। तो आईजीबीसी उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक इनिशिएटिव है। जब इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की स्थापना हुई 2001 में, तो हमारे हिज एक्सीलेंसी जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, उन्होंने उद्घाटन किया भारतवर्ष की फर्स्ट जो ग्रीन बिल्डिंग है, जो कि शरारजी गोदरेज बिजनेस सेंटर है हैदराबाद में। तो वो इंडिया की पहली ग्रीन बिल्डिंग है जो प्लैटिनम सर्टिफाइड है, जिससे कि ग्रीन बिल्डिंग की मैं कह सकती हूँ कि भारतवर्ष में एक शुरुआत हुई। और 2004 में उसका उद्घाटन किया गया। 2001 में वो स्टार्ट हुआ था उसका काम कंस्ट्रक्शन का, और 2004 में अब्दुल कलाम जी ने उसका उद्घाटन किया। उसके बाद फिर ये मूवमेंट नहीं रुकी, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर जुड़ते गए, जिसमें आपके आर्किटेक्ट्स भी थे, इंजीनियर्स थे, पॉलिसी मेकर्स थे, एमईपी कंसल्टेंट्स थे, रियल एस्टेट प्लेयर्स थे, बिल्डर्स। तो इस तरह से ये कारवा फिर बनता गया, जुड़ता गया, और आज की स्थिति ये है, 2024 में हम बैठे हैं, आज की स्थिति ये है कि 11.50 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन फुटप्रिंट इन टर्म्स ऑफ बिल्टअप एरिया, आज हम इतना अचीव कर चुके हैं बिलियंस में। हाँ, 11.60 बिलियन स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया। तो आप इमेजिन करिए कि एक बिल्डिंग जो 2004 में जो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने उद्घाटन किया था, वो थी 20,000 स्क्वायर फीट की एक बिल्डिंग, जो इंडिया की पहली बिल्डिंग थी भारत की। आज आप इमेजिन कर सकते हैं 11.60 बिलियन स्क्वायर फीट। तो आप ये जो डिफरेंस देख सकती हैं, ये जो ग्रोथ हुई है, ये जो ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट जो फ्लॉरिश हुई है पूरे भारतवर्ष में एक ग्रीन भारत बनाने के लिए, इसके पीछे कितने सारे स्टेक होल्डर्स का हाथ है, कितनी कम्युनिटी जुड़ी होंगी, कितने लोग जुड़े होंगे, तो ये मूवमेंट आगे बढ़ा, सब कारवा बनता गया, जुड़ता गया, और आज ये मूवमेंट
बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, ऑप्टिमिस्टिक तरीके से आगे बढ़ रही है और आप सबके सहयोग से बढ़ती रहेगी। अपेक्षा तो यही है कि आगे भी लोग इससे जागरूक हो और अपने आप अपने घर को और अपनी बिल्डिंग को ज्यादा सुधारे और ग्रीन बनाएं। इसमें हम आपके पैरामीटर्स पे आएंगे, लेकिन पहले मैं जानना चाहूंगी, अगर किसी को ग्रीन बिल्डिंग बनाना है तो बेसिक क्या करना होगा? देखिए, ग्रीन बिल्डिंग बनाने के लिए एक्चुअली अगर आप इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दें प्रोसेस को, तो सबसे पहले तो आईजीपीसी ने एक बहुत सादी सी एक डेफिनेशन बनाई है ग्रीन बिल्डिंग की, जो कि सिंपल अगर मैं उसको इंग्लिश में बोलूं बच्चों के लिए, अगर बच्चे सुन रहे हो या हमारे स्टूडेंट सुन रहे हो, ग्रीन बिल्डिंग इज अ बिल्डिंग विच कंज्यूम लेस वाटर, which reduce energy consumption, which also reduce the material consumption, and which also increase the or improve the environmental quality as compared to the conventional building। कहने का मतलब ये है कि ऐसी बिल्डिंग जिसमें पानी कम लगे, जिसमें ऊर्जा का इस्तेमाल कम हो, जिसमें वेस्ट कम जनरेट हो और जिसमें आपको एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिले एक दूसरी कन्वेंशनल बिल्डिंग के मुकाबले में, उसको हमने ग्रीन बिल्डिंग की परिभाषा दी है। और सही मायने में जब हम इसको एक इम्प्लीमेंटेशन की दृष्टि से जब देखते हैं, तो हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये डेफिनेशन में ये बोला जाता है कि हम लोग इसको पंच तत्व के साथ उसको कंपेयर करते हैं। जो हमारे पंचभूता, जो इंडियन माइथोलॉजी है, पंचभूत, जैसे कि हम जब ऊर्जा की बात करते हैं तो हम एनर्जी की बात करते हैं, तो हम उसको फायर के साथ सिंबलाइज करते हैं, पंचभूता फायर। ओके, जब हम उसको वाटर के साथ करेंगे कि वाटर कंजर्व करना है, तो हम उसको उसकी सिनर्जी और उसका जो कंपैरिजन है वो हम करते हैं वाटर कंजर्वेशन को जल के साथ, क्योंकि जल भी आपका एक पंचभूत का पार्ट है। फिर आपका धरा मतलब भूमि, तो भूमि की रक्षा कैसे करनी है, सॉइल की क्वालिटी को कैसे मेंटेन रखना है, कंस्ट्रक्शन भी करनी है पर सॉइल भी सेव करनी है, उसकी जो फर्टिलिटी है उसको भी खराब नहीं करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो धारा के साथ, उसके अंदर जो पेड़ पौधे हैं उनको कैसे उसका बचाव करना है, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे ट्रांसप्लांट करना है, कितने नए पेड़ पौधे लगाने हैं। तो इस तरह से ये धारा का जो एस्पेक्ट है पंचभूता का, तो उसके अंदर ये आता है। फिर हम बात करें वायु की, हम बात करें आकाश की, तो वहां पे हम एड्रेस करते हैं अच्छी सूर्य की रोशनी के जो फायदे आते हैं एक इंसान की जिंदगी में। तो जब ऐसे घर बनाए जाएं जिसके अंदर डे लाइट अच्छी हो, तो आपको नेचुरली आर्टिफिशियल लाइटिंग की कम जरूरत पड़ेगी। फिर आपको अगर उसमें वेंटिलेशन अच्छा है तो आपको एयर कंडीशनिंग की डिमांड कम होगी। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ये आपके पंचभूता के साथ ही रेजोनेट करते हैं। तो हम इसीलिए बोलते हैं कि ग्रीन बिल्डिंग जो है एक बहुत इंडियन माइथोलॉजी के साथ बिल्कुल रेजोनेट करता है, हमारे पंच तत्व के साथ, पंचभूत के साथ। और पंचभूत का जब मतलब आता है तो ये नहीं कि एक हमको उसको बैलेंस में रखना है, जो ऑल 5 एलिमेंट्स है वो सारे के सारे जरूरी हैं, तो उनको जैसे हम कुंडली जागृत करते हैं ना, तो सबको बैलेंस में रखते हैं, तब हम एक स्पिरिचुअल स्टेज में जाते हैं और फिर वो एक प्रॉपर एक आपकी पूरी बॉडी एक पॉजिटिव मोड में जाती है। उसी तरह एक पॉजिटिव बिल्डिंग और एक ग्रीन बिल्डिंग, जब ये सारे 5 एलिमेंट्स जो पंचभूता के हैं जो मैंने एक्सप्लेन किए, जब उनको एक बैलेंस में लाते हैं, हार्मनी विद नेचर, जब हम ये कोशिश करते हैं ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स के उपयोग के माध्यम से, तो हम कह सकते हैं कि रियल सेंस में हम वो एक ग्रीन बिल्डिंग बनाते हैं। तो ये आपने बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया, लेकिन अगर हम आम जनता को समझाना चाहे तो कौन से ऐसे एलिमेंट यूज करने पे बिल्डिंग ग्रीन बनती है? देखिए, ग्रीन बिल्डिंग जो है ना, ये एक अप्रोच है, एक अप्रोच है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ग्रीन बिल्डिंग के स्टेक होल्डर कौन है। तो सबसे पहले स्टेक होल्डर कौन है? रियल एस्टेट डेवलपर, जो एक डिसीजन मेकर है, जो जिसको एक बिल्डिंग बनानी है, बिकॉज वो उनको बिल्डिंग मार्केट में सेल भी करनी है, उसकी मार्केटेबिलिटी भी बढ़ानी है और एक अच्छी क्वालिटी बिल्डिंग भी बनानी है। तो जब उनको ये डिसीजन लेना है कि मुझे ग्रीन बिल्डिंग बनानी है, तो बात सारी वहीं से शुरू होती है, डिसीजन मेकर से। फिर उसके बाद आपके बाकी स्टेक होल्डर होते हैं जो एक रियल एस्टेट डेवलपर को मदद करते हैं उस बिल्डिंग को ग्रीन बनाने में। वो कौन है? आपके आर्किटेक्ट्स हैं, आपके इंजीनियर्स हैं। इंजीनियर में भी अलग अलग तरह के इंजीनियर, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकता है, आपका सिविल इंजीनियर हो सकता है, मतलब प्लम्बिंग इंजीनियर, जो आपके सारे बिल्डिंग की जो सर्विसेज रहती है ना, सारी प्लम्बिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, इवन द लैंडस्केप आर्किटेक्ट, तो ये सारे लोग जब सब जुड़ के काम करते हैं, इवन आपके बिल्डर के लिए जो परचेज मैनेजर है, जो प्रोक्योरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए, जिनको मटेरियल को प्रोक्योरमेंट करना है वो डेवलपमेंट करने के लिए, उसके अलावा और
जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर है, जो आपके कॉन्ट्रैक्टर है साइट पे, इवन लेबर, ये सारे आपके स्टेक होल्डर हैं, बिकॉज सबका जो थोड़ा 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 सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है। डिसीजन मेकर्स का इंटेंट होता है कि मुझे ग्रीन बिल्डिंग बनानी है, उन्होंने वहां पे रिसोर्सेज लगा दिए, उन्होंने अपना कॉस्ट आइडेंटिफाई कर दी, लेकिन डिजाइनर्स और प्लानिंग टीम ने पूरा एक ग्रीन डिजाइन बनाया ग्रीन बिल्डिंग के हिसाब से। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर के एग्रीमेंट में भी वो चीजें सारी बताई जाती हैं कि उनको क्या क्या गुड प्रैक्टिस और व्हाट इज गुड एंड बैड प्रैक्टिस, और उनको क्या इंप्लीमेंट करना है साइट के ऊपर। उसके बाद जो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर है, उनको क्या परचेज करना है, कैसे करना है, वहां पे एक्सपर्टीज का इस्तेमाल होता है। फिर बाद में आता है टेनेंट, जो आपका लास्ट स्टेक होल्डर है, राइट। तो बिल्डिंग टेनेंट में आपका जो जो खरीदेंगे घर, जो उसके अंदर रहेंगे, तो जो लोग उसके अंदर रहेंगे उनका भी रोल आ जाता है, क्योंकि बिल्डर ने आपको एक बार ग्रीन बिल्डिंग बना के दे दिया, सर्टिफाई करके दे दिया, उसके बाद उनको भी देखना है कि उसकी जो ग्रीननेस है, उसके क्या ग्रीन फीचर है। तो यहाँ पे एक बिल्डर का बहुत बड़ा रोल होता है कि जब वो सर्टिफिकेट लेते हैं, अगर वो उसका पूरा ग्रीन एजुकेशन और पूरा अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के थ्रू बिल्डिंग टेनेंट्स को बताते हैं, उनको गाइडलाइंस देते हैं कि हमारी बिल्डिंग में ये ग्रीन फीचर्स हैं, इवन मार्केटिंग में भी ग्रीन फीचर यूज करते हैं, और अच्छी तरह से वो मैसेज जाता है जब मार्केट में कि इस बिल्डिंग के अंदर ये ग्रीन फीचर है। ग्रीन फीचर क्या है? हाँ, ग्रीन फीचर जो है ना, आप अगर सोचें एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वो है, क्योंकि ग्रीन फीचर कुछ चीजें हैं जो प्रैक्टिस के माध्यम से एक्सप्लेन करी जा सकती हैं, और अगर आप बोलें कि मटेरियलिटी के माध्यम से, कि जैसे अगर आप कंस्ट्रक्शन का मटेरियल खरीद रहे हैं तो आप बात कर रहे हैं ग्रीन प्रोडक्ट्स की और ग्रीन टेक्नोलॉजीज की, तो वो भी एक ग्रीन फीचर का ही पार्ट हुआ। मतलब अगर ब्रिक्स लेने जाए तो वो भी ग्रीन हाँ हाँ हाँ। तो उसमें हमारी कोशिश ये होती है ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड के अंदर कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो भी आप प्रोडक्ट खरीदेंगे वो बिल्डिंग प्रोजेक्ट बनाने के लिए, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो आपका डोर्स हो, चाहे आपका ग्लास हो, मतलब पूरा बिल्डिंग का जो फसाड डिजाइन आपको करना है, पूरे बिल्डिंग के अंदर इंटीरियर जो आपके एस्पेक्ट्स हैं, बिल्डिंग जो इंटीरियर करना है, जितने भी मटेरियल आपको खरीदने हैं, तो हम ये वहां पे प्रेफरेंस देते हैं कि इको फ्रेंडली मटेरियल खरीदे जाएं। अब आप पूछेंगे इको फ्रेंडली क्या होता है? इको फ्रेंडली के अंदर ये होता है कि जिसमें मैक्सिमम रिसाइकल कंटेंट हो, जो लो कार्बन हो बाय नेचर, जिसका कार्बन इमिशन कम हो, जिसमें पानी का वाटर कंजर्वेशन होता हो, एनर्जी, जिसका एनवायरमेंटल फुटप्रिंट कम हो। तो इसके लिए आईजीबीसी और सीआईआई ने अभी ग्रीन प्रो प्रोडक्ट एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस है इंडिया में। तो मार्केट में आप बिलीव नहीं करेंगी, मार्केट के अंदर 8,000 से ज्यादा ग्रीन प्रोडक्ट अवेलेबल हैं अभी, जिसमें आपका स्टील से लेके सीमेंट से लेके कोई भी मटेरियल आप पूछ लीजिए मुझसे A to Z, प्रॉपर एक डायरेक्टरी है जो आईजीबीसी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। तो किसी भी डेवलपर को ग्रीन बिल्डिंग का करने के लिए कोई हिचक नहीं करनी चाहिए, बिकॉज सारी ये पूरी की पूरी डायरेक्टरी पड़ी है और बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में पड़े हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो सारे ग्रीन प्रोडक्ट ही बना रहे हैं और सेल कर रहे हैं। तो ये ग्रीन प्रोडक्ट भी एक बहुत बड़ा ग्रीन फीचर होता है। उसके अलावा जो आर्किटेक्ट जो डिजाइन करता है, तो उसने उसको कितना सस्टेनेबली डिजाइन किया है। सस्टेनेबल डिजाइन की जब मैं बात कर रही हूँ, तो उसने जब बिल्डिंग की ओरिएंटेशन कैसे डिजाइन करी, उसने किस डायरेक्शन में बिल्डिंग का जो एक्सिस है वो किस डायरेक्शन में रखा, जहाँ पे उसके लिए हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजीज होती है असेसमेंट के लिए, जैसे सन पाथ एनालिसिस, विंड एनालिसिस, वेदर एनालिसिस, एनर्जी मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। ये सारे एनालिसिस हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमें बिल्डिंग बनाने से पहले ये पता लग जाए कि कितनी सूर्य की रोशनी आने वाली है, अगर एक्स्ट्रा हीट आ रही है तो उसको कैसे रोका जाए, ताकि हीट भी हमें नहीं बढ़ानी है ना, ताकि एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल ज्यादा ना हो, और हमें डे लाइट भी चाहिए ताकि हम ऑप्टिमाइज करें डे लाइट को, और हमें विंडोज भी चाहिए, एक इनफ ऑप्टिमाइज, हमें वेंटिलेटेड एरिया भी चाहिए एज कम्पेयर टू द कारपेट एरिया, ताकि हमें हवा भी मिले, शुद्ध हवा मिले, ताकि हमें वेंटिलेशन की वजह से हमें एयर कंडीशनिंग की डिमांड कम हो, एयर सर्कुलेशन अच्छा हो। तो ये सारे ग्रीन फीचर्स का ही पार्ट होते हैं जो डिजाइन एस्पेक्ट होते हैं। उसके अलावा आर्किटेक्चरल डिजाइन के अलावा सर्विसेज का बहुत बड़ा रोल होता है, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल सर्विसेज का। यहाँ पे हमारे MEP के जो कंसल्टेंट होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि देखिए एक कोई भी बिल्डिंग डिजाइन होता है ना, इट इज लाइक अ ह्यूमन बॉडी। तो कोई भी एक शरीर है, एक ह्यूमन बॉडी है, उसकी जो फंक्शनैलिटीज हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो ये सारे सिस्टम है, इनकी सिनर्जी बिठाना बहुत जरूरी है, जो कि ग्रीन बिल्डिंग की
इंटीग्रेटेड अप्रोच वहां पे मदद करती है। जैसे आपका वाटर मैनेजमेंट है, जो वो कि अच्छा प्लम्बिंग सिस्टम डिजाइन करेंगे तो ही आप वाटर कंजर्व कर पाएंगे, अच्छा इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिजाइन करेंगे, अच्छा एनर्जी मैनेजमेंट करेंगे, तभी आप लाइटिंग का लोड कम कर सकते हैं। आपने हाँ। एनर्जी की बात की, हाँ। जैसे हम मुंबई छोड़ के दूसरे शहरों में देखें तो सोलार का उपयोग बहुत हो रहा है। हाँ जी। लेकिन जैसे मुंबई शहर की बात करें, जहाँ पे वर्टिकली जितना ग्रोथ हो रहा है, वहां पे सोलार का उपयोग कैसे किया जाए और हाँ। कैसे एनर्जी एफिशिएंट बना जाए? हाँ, देखिए सोलर में हम जानते हैं कि सोलर की मार्केट बहुत बूम की है कुछ सालों से, क्योंकि हमारी सरकार भी उस पर बहुत ध्यान दे रही है, एवरीबॉडी नोज दैट। क्योंकि सरकार के जो नेशनल मिशंस है, सोलर मिशंस हैं, उन एजेंडाज के लिए सबको कंट्रीब्यूट भी करना है। तो होता क्या है कि जो स्केलेबिलिटी जो रहती है प्रोजेक्ट का, जो साइज है, जैसे अगर आपका स्मॉल बिल्डिंग फुटप्रिंट है और आप वर्टिकली प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो हमें पता है कि हमारे पास रूफ साइज बहुत कम होता है, क्योंकि हमें खासकर कमर्शियल बिल्डिंग में तो हमें इक्विपमेंट भी रखने होते हैं। बट रेजिडेंशियल में एक एडवांटेज ये होता है कि आपके पास एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट ज्यादा नहीं होते हैं, तो आपके पास रूफ अवेलेबल होता है। तो एटलीस्ट हम प्रेफरेंस ये देते हैं अपना आईजीबीसी के ग्रीन रेटिंग जो बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम्स है, कि एटलीस्ट आपका जो कॉमन एरिया का जो लाइटिंग लोड है, अगर उसको आप सोलर के साथ कंपनसेट कर लें, तो हम उनको अच्छे क्रेडिट पॉइंट्स भी देते हैं और अच्छी रेटिंग्स भी देते हैं, और उसमें इतना गुजारा हो जाता है कि इतना रूफ उस बिल्डिंग में हो जाता है कि आपका जो कॉमन एरिया का लाइटिंग लोड है वो उसमें कवरअप हो जाता है। रीजन ये है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जितने भी ग्रीन होम्स के जो बायर्स होते हैं, सबके मीटर अलग होते हैं, सब लोग अपना अपना इंटीरियर करते हैं। तो बिल्डर का जो रोल रहता है, रियल एस्टेट प्लेयर का, वो सिर्फ रहता है कॉमन एरिया के अंदर, उसके बाद तो वो हैंड ओवर करके निकल जाएगा। तो हम जब ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन देते हैं, तो हम उसमें डेवलपर का जो स्कोप है, डेवलपर के जो स्कोप के अंडर जो चीजें आती हैं, जैसे पार्किंग लाइट्स है, आपका पार्किंग लाइट्स है, फिर उसके अलावा जो पंपिंग सिस्टम है, लिफ्ट सिस्टम है, जो भी कॉमन एरिया की जो फंक्शनैलिटीज है, उसके जो एनर्जी लोड्स हैं, उसको पहले तो हमारी ये कोशिश होती है ग्रीन बिल्डिंग में उसको कम करना। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सोलर के साथ कंपनसेट कर लो, पहले हमारी हमेशा ये प्रिंसिपल होता है कि ऑप्टिमाइज करो, रिड्यूस करो। हमारा पहला प्रिंसिपल ग्रीन बिल्डिंग में वही है कि जितना आप ऑप्टिमाइज करेंगे, जितना रिसोर्स यूटिलिटी को कम करेंगे, तो आप एक अच्छी तरह की अप्रोच यूज करते हैं। क्योंकि आपने कंजम्पशन कम करा, तो आपके पास अब नेचुरल लाइट है, तो आपको आर्टिफिशियल लाइटिंग का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। वेंटिलेशन अच्छा है ग्रीन बिल्डिंग में, तो आपका एयर कंडीशनिंग का लोड कम होगा, नेचुरली आपकी एनर्जी सेविंग ज्यादा होगी। क्योंकि आप जब आईजीबीसी रेटेड बिल्डिंग में आप जितने भी एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट खरीदते हो, वो सारे 3 स्टार रेटेड, 4 स्टार ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो सब ये लेबलिंग प्रोवाइड करती है, हम सारे एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट वहां पे यूज करते हैं। हम कन्वेंशनल प्रोडक्ट यूज नहीं करने देते हैं ग्रीन बिल्डिंग में। तो पहले से ही हमें मालूम है कि हमारा 30 to 40% एनर्जी सेविंग पहले से ही होने वाला है, क्योंकि वो डिजाइन ही ऐसे हुआ, थॉटफुली डिजाइन हुआ, थॉटफुली प्रोक्योरमेंट हुआ। जब आपका सिस्टम वैसा है, आपका इक्विपमेंट वैसे प्रोक्योर हुए, आपने सिस्टम वैसे इंस्टॉल करे, तो उसकी ऑपरेशनल जो गाइडलाइन है वो भी आपने अच्छे से एस्टेब्लिश करी, तो आपका जो ऑप्टिमाइजेशन का जो प्रिंसिपल है वहीं से स्टार्ट हो गया। द फर्स्ट थिंग, जो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है ऑप्टिमाइज करना, उसके बाद जो बैलेंस जो ऊर्जा बच जाती है, उसको कंपनसेट करने के लिए हम फिर सोलर रूफटॉप का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर हम ये आजकल का जो प्रचलन है ज्यादा महाराष्ट्र में या दूसरे स्टेट्स में सोलर में, वो नेट मीटरिंग सिस्टम है। नेट मीटरिंग में क्या होता है कि आप लोगों को खुद वहां पे बैटरी बैकअप नहीं लगाना है, आपका जो ग्रिड है, चाहे वो रिलायंस, अडानी, जो भी है जिसके साथ आपका टाइप है, वो लोग वहां पे बायो डायरेक्शनल मीटर लगाते हैं। तो आपका जो मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उसके अंदर जितने यूनिट आपने उनको एक्सपोर्ट करोगे डेली जनरेशन के, उतने वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो इस कहीं ना कहीं आपने जो इन्वेस्ट किया एज ए कैपेक्स सोलर एनर्जी के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं आपका रिकवरी हो जाता है बिलिंग के अंदर, मंथली बिलिंग के अंदर। तो उसके अलावा अगर आपको फिर ज्यादा इनिशिएटिव करना है और ज्यादा हाई रेटिंग में जाना है, तो उसके लिए एक और प्रावधान किया है गवर्नमेंट ने, ग्रीन पावर परचेज का। तो आप लोग ग्रिड के साथ एक एमओयू कर सकते हैं, और एमओयू के अंदर क्या होता है कि जो आपका मंथली बिल है उसके अंदर आप ग्रीन पावर परचेज का प्रावधान रख सकते हैं। थोड़ा सा आपको पैसा उसमें एक्स्ट्रा देना होता है बिलिंग में, 66 पैसा पर यूनिट, जो उसकी मुझे वैल्यू आई एम टेलिंग यू। पर ज्यादातर कमर्शियल बिल्डिंग में तो ये हो चुका है, जितने भी कॉर्पोरेट्स के बिल्डिंग है उन्होंने ऑलरेडी ये स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उनको अपना डीकार्बनाइजेशन का जो उनका जर्नी है नेट जीरो बनने का, वो उस पर ऑलरेडी उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है।
राइट। रेजिडेंशियल में थोड़ा ग्रीन पावर के लिए धीरे धीरे ये होगा, पिकअप होगा। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दैट कि सबको नेट जीरो भी बनना है। आई थिंक हो जाएगा डेफिनेटली। और अब हाँ तक आपकी बातें सुन के व्यूअर्स के मन में ऐसा एक फीलिंग होगी, अरे इतने सारे प्रावधान करने पड़ेंगे तो क्या हमें ये महंगा पड़ेगा? ये सही में महंगा पड़ता है बिल्डिंग को ग्रीन देखिए हाँ बनाना? मैं बताती हूँ। देखिए आईजीबीसी में ना ये बिल्कुल प्रूवन है, हम आपको डाटा दिखा सकते हैं, हमारे पास पूरा डाटा अवेलेबल है कि जब 2001 में जब हमने फर्स्ट बिल्डिंग वहां पे स्टार्ट किया था हैदराबाद में, जो कि 2004 में जिसका उद्घाटन किया था, उस टाइम क्योंकि दो रीजन थे। एक तो आपके पास ग्रीन प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थे मार्केट में, दूसरा आपके जो एनवायरमेंटल लोकल बायलॉज हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उसके अंदर एनवायरमेंटल फीचर्स नहीं होते थे। क्योंकि पहले जो अप्रूवल्स मिलती थी, बिल्डिंग अप्रूवल, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स का प्रावधान नहीं था। लेकिन आज की डेट में जो EIA नोटिफिकेशन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, तो उन्होंने क्या किया है, जितना भी एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट पॉलिसीज में, वो आपका बिल्डिंग डिजाइन का ही इंटीग्रल पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपको STP लगाना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाना है, कुछ ना कुछ आपको सोलर भी देना है कॉमन एरिया लाइटिंग के लिए, और ECBC एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है, ये सब आपको इस्तेमाल करने हैं बिल्डिंग डिजाइन में, बिल्डिंग प्रोक्योरमेंट में। तो गवर्नमेंट भी काफी एनकरेज कर रही है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जितना ये कैपेक्स था स्टार्टिंग में, जब ये कॉन्सेप्ट आया ग्रीन बिल्डिंग का, जितना भी ये एक्स्ट्रा जो कैपेक्स आता था ना, जिसको हम अलग रख देते थे, मतलब हमने जो अपना बिल्डिंग का कॉस्ट का जो एक जो एस्टिमेशन हम करते थे, तो हम हमेशा क्या करते थे, पहले जो भी ग्रीन फीचर है उसका कॉस्ट अलग कर देते थे। लेकिन अभी हमें मालूम है कि ये एनवायरमेंटल रेगुलेशंस है, ये मैंडेटरी है, इसके बिना हमें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा। तो होता क्या है कि वो ग्रीन फीचर आपका प्लानिंग और एस्टिमेशन का ही पार्ट है। तो वो जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट तो एक इंटीग्रल कॉस्ट हो गया ना, आपके प्लानिंग कॉस्ट हो गया। सो नाउ इट इज अ लॉन्ग टर्म विजन कि ऑल दैट कॉस्ट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर प्लानिंग एंड एस्टिमेशन। तो दैट कॉस्ट इज नॉट सेग्रीगेटेड, वो अलग नहीं है वो कॉस्ट अब। तो उससे क्या इफेक्ट आया मार्केट में कि 2001 में जो बिल्डिंग बनी थी, जिसका 17% एक्स्ट्रा कॉस्ट था ग्रीन फीचर पे, 17%, आज वो कॉस्ट 0 to 1% भी नहीं है। रेजिडेंशियल में तो बिल्कुल ही न के मात्र है, क्योंकि आपका सारा एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को वो कॉम्प्लीमेंट करती हैं ग्रीन बिल्डिंग्स। उसके अलावा जो बड़े कॉर्पोरेट रियल एस्टेट हाउसेज हैं, जो कि लिस्टेड कंपनीज हैं, जो इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल फंडिंग में जा रही हैं, उनको तो उनके जो इन्वेस्टर्स हैं उनके जो डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं, जैसे कि ESG डिस्क्लोजर, एनवायरमेंट एंड सोशल एंड गवर्नेंस। तो इस तरह की जो डिस्क्लोजर और BRSR रिपोर्ट, जो कि मैंडेटरी है सेबी के रूल के अकॉर्डिंगली इंडिया में, अभी दिस इज अ मैंडेटरी, जो 1000 लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी है, जिसमें आपके बड़े रियल एस्टेट कॉर्पोरेट हाउस वैसे ही आ जाते हैं। तो वहां पे तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ग्रीन बिल्डिंग को एक स्टैंडर्डाइज ही कर दिया है कि हर बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग होगी। तो जो भी ग्रीन फीचर है उनको पता ही है कि वो एक इंटीग्रल पार्ट है प्लानिंग और एस्टिमेशन का। तो कॉस्ट कहाँ से हुई? लेकिन हम जब बात कर रहे हैं बिल्डिंग बनाने की, तो डेवलपर्स के पास बहुत सारे सवाल होते हैं। जैसे अगर हमें FSI भी लेना है, जैसे डेवलपर कहते हैं कि FSI लेना है तो उसके लिए प्रीमियम पे करना पड़ता है। मुंबई में ये फीचर है, तो कैसे ऑप्टिमाइज करें, कैसे इसको यूटिलाइज करें? देखिए आपने जो भी बात की FSI की, बिल्डिंग बिल्डर को जो FSI लेना है, मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि हमारी सरकार ने अभी इतने अच्छे से हमें ग्रीन इंसेंटिव्स का प्रावधान दे दिया है, जो जिसका बिल्डर बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं। पैन इंडिया, नॉट ओनली इन महाराष्ट्र, हाँ, पैन इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में, इंक्लूडिंग नॉन MMR रीजन ऑफ महाराष्ट्र, हमारे यहाँ सब जगह पे आप देख लीजिए, जो भी बिल्डर अभी ग्रीन बिल्डिंग बनाता है उसको 7% एक्स्ट्रा FSI मिलता है प्लैटिनम रेटिंग के लिए, अबव द बेस FSI। 5% मिलता है गोल्ड रेटिंग के लिए, 3% मिलता है उसको सिल्वर रेटिंग करने के लिए। तो वो इटसेल्फ अब आप सोच लीजिए कि बॉम्बे, मुंबई जैसे शहर में, तो ये मुंबई के लिए भी सेम सिमिलर रूल्स? हाँ, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि 2020 में जब डेवलपमेंट कंट्रोल रूल रेगुलेशंस आया, जो 300 पेज का जो डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर पहले ये कंबाइंड था MMR के लिए भी, कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, एंड इवन इंटीग्रेटेड जो टाउनशिप का है उसके अंदर भी इसका प्रावधान है ग्रीन इंसेंटिव का। लेकिन हुआ ये कि बाद में एक नोटिफिकेशन आया जिसमें एग्जम्पशन कर दिया गया MMR रीजन को फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज द रीजन वाज दैट कि यहाँ पे जो FSI देना है,
क्योंकि सबको पता है कि यहाँ रेट क्या है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने, हमारी जो बातचीत चल रही थी सरकार के साथ, जो हम अभी भी चालू है, उसमें हम कुछ दूसरे और तरीके सोच रहे हैं कि जिसमें हम ग्रीन बिल्डिंग इंसेंटिव को दूसरे तरीके से कैसे मॉडिफाई करें, बजाय कि एफएसआई के हम और जैसे प्रॉपर्टी टैक्स में रिबेट हो जाए बिल्डिंग के, ताकि मार्केटेबिलिटी अच्छी हो, वो भी बिल्डर को ही फायदा होगा ना। तो उस तरह के हम कुछ डिफरेंट जो तरीके हैं, दूसरे तरीके हैं, उस तरह से हमारी सरकार के साथ इस तरह की बातचीत चालू है कि और क्या बेनिफिट दे सकते हैं। तो मुंबई के डेवलपर्स के लिए क्या फायदा है ताकि वो और इनकरेज होए ग्रीन बिल्डिंग बनाने के देखिए, लिए? मुंबई एक तो अगर आप अभी देखें मुंबई का, साउथ मुंबई की अगर मैं बात करूं तो सब जितने भी डेवलपर हैं वो एक कॉर्पोरेट लेवल के ही डेवलपर हैं, क्योंकि कॉस्ट और जिस तरह से लग्जरी और जिस तरह से, तो मेरा कहना ये है कि मुंबई के बिल्डर को पहले तो उनको रिस्पॉन्सिबल डेवलपर बनना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की स्थिति सबको पता है। आपने हीट वेव की बात की, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस सबको पता है। तो रियल एस्टेट मस्ट एड्रेस क्लाइमेट चेंज नाउ, रियल एस्टेट मस्ट एड्रेस क्लाइमेट चेंज नाउ। तो क्लाइमेट चेंज एड्रेस करने के लिए, ग्रीन बिल्डिंग को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, मैंडेट करने के लिए, ये स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए प्रोसेस को, रियल एस्टेट प्लेयर को बहुत बड़ा रोल करना ही पड़ेगा। और मैं बहुत एक गर्व के साथ कहना चाहूंगी कि मिस्टर बोमन ईरानी, अपना जो चेयरमैन है अपना क्रेडाई एमसीएचआई के, उन्होंने हमारे साथ एक एमओयू भी साइन किया है, जिसमें 1000 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी ग्रीन सर्टिफिकेशन के लिए ऑलरेडी जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है चीजें नहीं हो रही हैं, मुंबई के बिल्डर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर कुछ बिल्डर्स को अगर ये इंसेंटिव का फायदा नहीं भी मिलता है तो भी वो ग्रीन बिल्डिंग कर रहे हैं। तो हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि ऐसे बिल्डर जो सेल्फलेसली जो ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न्यू जनरेशन के लिए, तो वो भी सहयोग करना चाहते हैं ना देश के एजेंडा को, धरती के लिए, मदर अर्थ के लिए, अपने आने वाले नस्लों के लिए, बच्चों के लिए। तो ये सारी सोच की बात है, माइंडसेट की बात है। और ये कन्वेंशनल साइड वाला जो रियल एस्टेट, कुछ लोगों का माइंडसेट वैसा भी होता है कि नहीं मुझे एफएसआई मिलेगा तभी मैं ग्रीन बिल्डिंग करूंगा, और कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं आई डोंट केयर, मेरी तो बस ऑर्गेनाइजेशन में हर बिल्डिंग ही ग्रीन होनी चाहिए। और ऐसे बिल्डर हैं, ऐसे बिल्डर ही हैं जिन्होंने जो पाइनियर रहे हैं ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को लाने के लिए मेन स्ट्रीम में। और मैं उनका आपके माध्यम से बल्कि यहाँ से धन्यवाद भी करना चाहूंगी कि जो पाइनियर रहे हैं और जो ये कॉन्सेप्ट को मेन स्ट्रीम में लाने में जिन्होंने मदद किया है। अब वो लोग तो, उनका कोई भी बिल्डिंग आप उठा के देख लीजिए, वो ग्रीन सर्टिफिकेशन लेते ही हैं, क्योंकि ग्रीन सर्टिफिकेशन एक सर्टिफिकेशन नहीं है, इट्स नॉट अ चेक पॉइंट। ये एक अप्रोच है जो आपको बताती है कि डिजाइन में क्या क्या करना है जिससे आप ग्रीन बने, आप कंस्ट्रक्शन के दौरान क्या करें जिससे आप ग्रीन बने, कौन से प्रैक्टिस आप फॉलो करनी है आपको, ये गाइडलाइन है आपके लिए। सही कहा। हाँ। तो जब आप ये पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं तो बेसिक आईजीबीसी के 6 पैरामीटर्स हैं, लेकिन इसमें क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, ये ऐसा वाला क्वेश्चन है कि अब मेरी एक बॉडी है, उसमें मेरा एक कान है, आंख है, नाक है, कौन सा इंपॉर्टेंट है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे जो ये 6 फीचर हैं, सारे के सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक महत्वपूर्णता है, बिकॉज सब इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एक भी फीचर में आप क्वालिफाई नहीं होंगे क्राइटेरिया में, तो आपको रेटिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि सबके अंदर एक पासिंग क्राइटेरिया है। आप ये मान के चलिए कि 6 के 6 फीचर में एक पासिंग क्राइटेरिया है, तो आपको कहीं ना कहीं वो बेंचमार्क मीट करना है। तो अगर वो बेंचमार्क आप मीट कर जाते हैं तभी आप रेटिंग के लिए एलिजिबिलिटी पाते हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और 6 के 6 जो आप क्राइटेरिया बात कर रही हैं, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी आपके दर्शकों को कि जब भी हम कोई ग्रीन बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे अच्छी चीज ये है कि सबसे पहले हम साइट मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं। हम साइट पे जब देखते हैं कि वहां पे अगर कुछ पेड़ पौधे हैं, उनको कैसे बचाया जाए, साइट सर्वे प्लान का असेसमेंट करते हैं। तो बिल्डिंग फुटप्रिंट के अलावा अगर हम कितना वहां पे मदर अर्थ एरिया, कितना सॉफ्ट स्केप रहेगा, कितना हार्ड स्केप रहेगा, अगर वो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है तो उसको हम कैसे रीयूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम पहले ही सोच लेते हैं साइट प्लानिंग के अंदर। नॉट ओनली दैट, उसके अलावा हम मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, ताकि उसमें अगर हम जब हार्वेस्टिंग करेंगे तो रिचार्जिंग की क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसके लिए मिट्टी की क्वालिटी को समझना, फिर मतलब सॉइल की क्वालिटी को, ताकि आपकी फर्टाइल लैंड है तो आप जब एक्सकेवेशन करेंगे तो आपको सॉइल भी बचानी है, ये नहीं कि आप सीधा एक्सकेवेशन करेंगे और मिट्टी को फेंक दें। तो ग्रीन बिल्डिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेव सॉइल का, जिसको सदगुरु जी भी प्रमोट करते हैं और बहुत सारे अभी एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हम धरती की मैक्सिमम जो मिट्टी की लेयर है हम उसको खत्म कर चुके हैं। जो उपजाऊ मिट्टी है जिसको बनने के लिए 60 साल लगते हैं उपजाऊ मिट्टी को,
और जब हम एक्सकेवेशन करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम जस्ट रिमूव कर देते हैं। तो ग्रीन बिल्डिंग में हम बोलते हैं कि आप कम से कम जो ऊपर का लेयर है आपका 200 mm का, आप उसको पहले निकालिए, उसको स्टोर करके रखिए और उसको फिर रीयूज करिए गार्डनिंग वर्क के लिए। तो ये इस तरह की छोटी 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 चीजें जो बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, छोटे छोटे गुड प्रैक्टिस जिससे आपकी सॉइल बच गई। अगर कुछ पेड़ पौधे हैं कंस्ट्रक्शन से पहले, तो आर्किटेक्ट उसको कैसे बचा सकता है डिजाइन में, या कंस्ट्रक्शन के दौरान आप उसका रख रखाव कैसे कर रहे हो ताकि वो डैमेज ना हो, ताकि वो ड्राई ना हो, उसके पास आसपास डेब्रिस नहीं रखना है। ये सारे प्रैक्टिस हम ग्रीन बिल्डिंग के उसमें संबोधित करते हैं, उनको डेमोस्ट्रेट करते हैं साइट टीम को, कंस्ट्रक्शन टीम को। और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट आ गया, हेल्थ एंड सेफ्टी आ गया, फिर लेबर मैनेजमेंट आ गया। ये भी चीजें जो है, ये भी ग्रीन बिल्डिंग का मतलब ये नहीं है कि बस एक सुंदर सी बिल्डिंग दिख गई और ग्रीन बन गई। तो ग्रीन बिल्डिंग जो है ना, कि बड़ा एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि आपने पहले साइट कैसे चूज की, उसकी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन कैसे रखा, उसके जो एनवायरमेंटल फीचर्स हैं उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है आपको, उसकी अगर वाटर हाइड्रोलॉजी है उसको कैसे समझा आपने कि कितना ग्राउंड वाटर टेबल है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं वाटर टेबल को बढ़ाने के लिए। ये सारी चीजें पहले सोची जाती हैं। फिर बिल्डिंग डिजाइन की बात आई तो उसमें आर्किटेक्ट ने क्या रोल प्ले किया उस डिजाइन को बेटर बनाने के लिए, सस्टेनेबल बनाने के लिए। फिर आपके प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का रोल आएगा। साइट पे तो इतना रोल होता है इंजीनियर्स का जिसको बहुत इग्नोर किया जाता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। बट आई थिंक ये आपके माध्यम से मैं चाहूंगी कि ये चीज आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में भी हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करें ग्रीन बिल्डिंग में। आपने इतनी सारी बातों की चर्चा की, लेकिन आज हम मुंबई की बात कर रहे हैं। मुंबई में हम देख रहे हैं जगह कितनी है, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। मुंबई के डेवलपर्स को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं इसके लिए? ग्रीन बिल्डिंग के लिए जी चैलेंजेस मैं तो ये बोलूंगी कि सबसे बड़ा आप फिर बोलेंगी मैं वही चीज रिपीट कर रही हूँ। सबसे बड़ा जो धरती का चैलेंज है अभी हमें सस्टेन करने के लिए रियल एस्टेट प्लेयर्स को मैं बोलना चाहूंगी, वो है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग एंड रिसोर्स स्कैरिसिटी। मतलब जो प्राकृतिक संसाधन कम हो रहे हैं, अगर हमें कंस्ट्रक्शन के लिए मिलेंगे ही नहीं आगे तो हम क्या करेंगे? उससे बड़ा चैलेंज क्या है? हमें जो चैलेंज फेस हम करने वाले हैं वो यही है कि प्राकृतिक संसाधनों की जो कमी हो रही है, जो आगे और होने वाली है, पहले हम वो वाले चैलेंज के बारे में सोचें और एक दूरदृष्टि से सोचें। क्योंकि अभी का चैलेंज, उसमें क्या चैलेंज आएगा ग्रीन बिल्डिंग बनाने में बिल्डर को? मुझे नहीं लगता उनको कोई चैलेंज है। तो क्या वो खरे उतरते हैं? आप डेवलपर से पूछ सकती हैं जो ग्रीन बिल्डिंग बनाते हैं उनसे भी पूछ सकती हैं, जो नहीं बनाते हैं उनसे भी पूछ सकती हैं। पर मेरे हिसाब से उल्टा उनको इसमें ये सोचना पड़ेगा कि ये चैलेंज नहीं है, उल्टा वो एक रिस्पॉन्सिबल डेवलपर का रोल अदा कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। तो आपने इतने सारे पैरामीटर्स बताए, आप सर्टिफिकेशन किस बेस पे देते हैं? किस तरह से आप किसी एक बिल्डिंग को सर्टिफाई करते हैं? कौन से पैरामीटर पे करते हैं? कितना टाइम लगता है? देखिए ऐसा है, जो मैंने आपको इतनी बड़ी अप्रोच अभी बताई, साइट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट की मैंने बात की, तो ये सारे पैरामीटर्स तो वही हैं जो हमने एक स्टैंडर्डाइज किया हुआ है और हमारी 32 रेटिंग सिस्टम्स हैं। और सबसे ज्यादा बड़ी जो अच्छी बात है आईजीबीसी में कि एक ही तरह का स्टैंडर्ड नहीं है हर बिल्डिंग के लिए। तो हमने क्या किया है कि जो ये 32 रेटिंग सिस्टम है, अगर आपको रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है तो उसका अलग स्टैंडर्ड है, कमर्शियल है तो अलग है, इवन आपका एक टेम्पल है तो उसका भी स्टैंडर्ड है, वेयर हाउस है उसका भी अलग स्टैंडर्ड है, हॉस्पिटल है, हेल्थ केयर है। आप कोई भी मुझे नाम ले लीजिए कि क्योंकि बिल्डर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी है, हेल्थ केयर में भी है, बनती तो वहां पे भी बिल्डिंग है, लेकिन हर बिल्डिंग की जो यूटिलिटी है, जो एजुकेशनल बिल्डिंग है या हेल्थ केयर है, जो टाइपोलॉजी है वो डिफरेंट है। तो इसलिए आईजीबीसी ने जो 32 रेटिंग सिस्टम बनाए हैं वो स्टैंडर्ड इस हिसाब से बनाए गए हैं कि वो बिल्कुल कंपैटिबल हैं आपकी एक्चुअल जो नीड है, जो आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, वो बिल्डिंग और वो पर्टिकुलर जो आपकी टाइपोलॉजी है उसको एड्रेस करने के लिए। तो जैसे आप ये सर्टिफिकेशन देते हो, उसके बाद एक रूल है 3 साल के बाद उसको रिन्यू कराना पड़ता है। क्या ये कंटिन्यूटी मेंटेन होती है? बिल्कुल बिल्कुल होती है, क्योंकि देखिए कि आपने एक रेटिंग ले लिया आज, ठीक है, रेटिंग ले लिया, मैंने अच्छा डिजाइन बना लिया, पूरा ग्रीन बिल्डिंग प्रोसेस मैंने फॉलो भी कर लिया, लेकिन उसके बाद जब मैं हैंडओवर कर देता हूँ, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की अगर आप बात करें तो आपने एक बार हैंडओवर कर दिया,
उसके बाद जो उसमें एनवायरमेंटल फीचर्स लगे हैं, उसकी ग्रीननेस मेंटेन करने के लिए कि वो अच्छे से ऑपरेट हो रही हैं, वो मेंटेन हो रही हैं, जो बिल्डिंग डिजाइन करने के टाइम में जो आपका इंटेंट था कि मुझे इतना % बिजली बचानी है, इतना पानी बचाना है, इतना वेस्ट कम करना है, तो वो कहीं ना कहीं अगर वो कॉन्टिन्यूअस उसको हम रिवाइवल न करें प्रोसेस के अंदर, तो आपको बिल्डिंग की परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी। इसीलिए रीसर्टिफिकेशन का प्रावधान है कि आपकी बिल्डिंग का जो आपने जो टेक्नोलॉजी लगाई थी, वो बिल्डिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से अब वर्क कर रही है, अच्छी वर्क कर रही है, या आपको उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या कुछ रिट्रोफिटिंग की जरूरत है। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए रीसर्टिफिकेशन प्रोसेस किया जाता है, और उसमें पूरा फैसिलिटेशन भी किया जाता है, सपोर्ट भी किया जाता है बिल्डर्स को। आईजीबीसी पूरा सपोर्ट भी करती है उसमें, और इट्स वेरी कॉस्ट एफिशिएंट भी है वो प्रोसेस, कि उसमें फीस स्ट्रक्चर में भी उसमें काफी डिस्काउंट वगैरह मिलता है। सो और वो करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप रीसर्टिफिकेशन न करेंगे तो आप अपने को ग्रीन बोल ही नहीं सकते ना। मतलब कोई चीज कर ली तो उसको मेंटेन करना जरूरी है, एग्जैक्टली आगे जाके वो उसी तरह मेंटेन होना चाहिए, तब बिल्कुल। जाके वो सस्टेनेबल जिसको हम हाँ जी, कहते हैं वो हो सकता जैसे है। बिल्डिंग डिजाइन तो आप चेंज नहीं कर सकती ना, दीवारें चेंज हम्म, नहीं कर सकती, ज्यादा इंटीरियर में इंटरवेंशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल जो मेरा इंटेंट था कि मुझे 40% पानी बचाना है, ओवरऑल मेरा डिजाइन इंटेंट था बिल्डिंग को डिजाइन सर्टिफिकेशन के टाइम में कि मुझे इतना बिजली बचाना है, क्या अब वो सही मायने में मेरे बिल में वो मुझे दिख रहा है? एग्जैक्टली तो वो ज्यादा इसी बात जरूरी में है। मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि 3 रेटिंग्स जो हम जानते हैं आपके बारे में, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम, हाँ जी। रेसिडेंशियल में भी वो लागू है, और क्या सब लोग प्लेटिनियम तक पहुंच सकते हैं? अरे क्यों नहीं, इवन मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि जहां पे ग्रीन इंसेंटिव जिन रियल एस्टेट प्लेयर्स को मिलता है, उनका तो पहला ऑब्जेक्टिव ही प्लैटिनम होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हायर एफएसआई 7% उसी में मिलता है। और कुछ बिल्डर्स हैं जहां पे उनको एफएसआई का बेनिफिट जिनको नहीं मिलता है जिन एरियाज में, तो वहां पे उस क्षेत्र में थोड़ा आइदर वो मार्केटिंग प्रपोजिशन के हिसाब से ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन प्लैटिनम चाहते हैं, तो सबको प्लैटिनम की तो डिमांड होती ही है, पहली डिमांड तो प्लैटिनम ही होती है। फिर कहीं थोड़ा बहुत कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाए कि नहीं मुझे सोलर नहीं लगाना है, या मेरा प्रोजेक्ट बहुत छोटा है, मैं यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे एनवायरमेंटल रेगुलेशन उतना एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि मैंने आपको एक रीजन बताया ना कि स्केलेबिलिटी, कि आपका 2 लाख स्क्वायर फीट से ऊपर अगर साइज है प्रोजेक्ट का, तो आपको एनवायरमेंटल एनओसीज लेने पड़ते हैं। तो वहां पे मैक्सिमम जो एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंटीग्रल पार्ट हो जाता है आपकी एंटायर कॉस्ट एस्टिमेशन का। तो उसमें क्या होता है कि आपकी रेटिंग हायर, ऑटोमेटिकली आपको अच्छी रेटिंग आप ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोजेक्ट्स जहां पे आपका छोटे स्केलेबिलिटी, छोटे साइज के हैं, छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, जहां पे आपको लग रहा है कि एसटीपी देना या बड़े जो एनवायरमेंटल ग्रीन फीचर्स हैं वो देना मुश्किल है, वहां पे थोड़ा फिर गोल्ड में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है समटाइम्स स्मॉलर प्रोजेक्ट्स में। अच्छा, तभी हम देख रहे हैं कि रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट से ज्यादा कमर्शियल में ज्यादातर ग्रीन रेटिंग ज्यादा दिख रही हैं, क्या वजह है इसमें? ऐसा है भी नहीं भी है, बिकॉज रीजन ये है कि इंडिया में देखिए रेजिडेंशियल मार्केट ज्यादा बड़ा है। ओके, तो अगर आप रेशो कंपैरिजन करोगे, जो मैंने आपको फुटप्रिंट बताया 11.50 जो बिलियन स्क्वायर फीट का, उसके अंदर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो स्टॉक है हमारा वो ग्रीन होम्स का ही है, एज पैन इंडिया लेवल पे मैं जब देख रही हूँ। लेकिन कमर्शियल में ज्यादा प्रचलित वो कुछ लास्ट 2-3 सालों में इसलिए ज्यादा प्रचलित भी हुआ, उसका रीजन है। उसका रीजन ये है कि जो ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की जब ज्यादा अवेयरनेस हुई ग्लोबली, और जितने भी अधिवेशन हुए क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और हर कंट्री ने वहां पे जाके जो कमिटमेंट किए नेट जीरो के, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जब यूनाइटेड नेशन ने जो 17 गोल्स हैं, आप जानती होंगे ना यूएन नेशन के जो 17 सस्टेनेबल जो एसडीजी गोल्स हैं, जब इनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ी तो हर कॉर्पोरेट को लगा कि उनकी जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं, वहां पे अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए, कहीं ना कहीं गुड प्रैक्टिस और रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस फॉलो करने के लिए हमको ग्रीन सर्टिफिकेशन की मदद मिलती है। क्योंकि हमारी जो ये ग्रीन रेटिंग सिस्टम है, ये आपके मैक्सिमम एसडीजी गोल्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर आपने ग्रीन रेटिंग ले लिया तो उन कॉर्पोरेट्स को और कमर्शियल बिल्डिंग्स को फायदा क्या होता है कि उनके सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल्स के जो डीकार्बनाइजेशन के जो रोड मैप्स हैं, वो सारे वहां से उनके फुलफिल हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स।
ये उनको बहुत बड़ा बेनिफिट होता है उनकी नेट जीरो जर्नी के अंदर, टुवर्ड्स द नेट जीरो जर्नी। क्योंकि आपने ग्रीन बिल्डिंग अप्रोच अगर यूज किया तो आपका जो स्कोप 1 का जो कार्बन इमिशन है और स्कोप 2 का कार्बन इमिशन वो ऑटोमेटिकली उसमें टेक केयर हो जाता है, क्योंकि वो ग्रीन बिल्डिंग के अंदर सारे वो स्टैंडर्ड के अंदर वो प्रावधान है। तो ये सबसे इजियर वे हो जाता है कॉर्पोरेट कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए कि अगर आपने ग्रीन रेटिंग ले ली उस पर्टिकुलर फैसिलिटी की, तो आप एनर्जी को भी ऑप्टिमाइज कर रहे हो, वाटर कंजर्वेशन भी देख रहे हो, वेस्ट भी रिसाइकल रीयूज कर रहे हो, रिड्यूस भी कर रहे हो, इंडोर एयर क्वालिटी भी बढ़ा रहे हो। तो सारे आपको फायदे मिल रहे हैं ना उसके अंदर, और आपके स्टेक होल्डर, आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर ऑल्सो हैप्पी। और आपकी जो ईएसजी डिस्क्लोजर है, जो एनुअल डिस्क्लोजर्स हैं, जो आपके वॉलंटरी ऑब्लिगेशंस हैं या कई कई जगह पे मैंडेटरी ऑब्लिगेशंस है, सेबी के लिए जैसे मैंने बताया आपको बीआरएसआर वगैरह वगैरह, तो वहां पे ग्रीन सर्टिफिकेशन जो है अब भी मैंने देखा है कि मैक्सिमम कॉर्पोरेट्स ने उसको मैंडेट ही कर दिया है अपनी ईएसजी पॉलिसी के अंदर, कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर। तो ये तो तो बहुत बढ़िया इसीलिए बात कमर्शियल है। बिल्डिंग, हाँ जी, हाँ, तो जो लिस्टेड हाँ डेवलपर्स हैं वो तो कर ही रहे हैं और छोटे हाँ, डेवलपर्स भी उसमें इनिशिएट क्योंकि कर नेट रहे हैं। जीरो जो जर्नी है ना, जब तक आप ग्रीन बिल्डिंग नहीं करोगे तो आप नेट जीरो जर्नी पे कैसे जाओगे? जी। क्योंकि एक्सीलेंस तभी कर पाओगे ना किसी पर्टिकुलर एरिया में। आपने ग्रीन बिल्डिंग पहले बनाई है या ग्रीन सर्टिफिकेशन लिया है, तभी तो आपको पता चलेगा कि मेरा एक्सीलेंस अगर एनर्जी में आ रहा है तो मेरा नेट जीरो एनर्जी की जर्नी के लिए मैं तैयार हूँ। यहाँ मैं नेट जीरो वाटर सर्टिफिकेशन भी ले सकता हूँ, नेट जीरो वेस्ट तो भी ले एक के सकता बाद हूँ। एक गोल अचीव हाँ, करते दिख रहे हैं सब लोग। बिल्कुल, आईजीबीसी के अंदर ही हमने इंट्रोड्यूस किया है। जस्ट लास्ट ईयर हमने लॉन्च किया है, 4 रेटिंग हमने एडिशनली डाली हैं, एडिशनली इंट्रोड्यूस की हैं। नेट जीरो रेटिंग्स, नेट जीरो एनर्जी, नेट जीरो वाटर, नेट जीरो वेस्ट, नेट जीरो कार्बन हमने रिसेंटली इंट्रोड्यूस की है। तो वो कॉर्पोरेट्स के लिए विन विन सिचुएशन हो गया, क्योंकि उनको इन्वेस्टर्स के जो उनके कमिटमेंट्स हैं, जो डिस्क्लोजर कमिटमेंट्स हैं ईएसजी एक्शंस के लिए, वहां पे तो ये उनके लिए बहुत ही बड़ी बात हो गई कि ऑलरेडी एक रेटिंग सिस्टम है, ये फॉलो करो, सर्टिफिकेशन भी ले लो, तो उनकी डीकार्बनाइजेशन की जो जर्नी है टुवर्ड्स नेट जीरो गोल्स वो भी कॉम्प्लीमेंट हो रही है, और साथ में वो अपने देश के लिए भी सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा नेट जीरो मिशन भी है। क्योंकि कॉर्पोरेट ही नहीं करेंगे तो सरकार थोड़ी खुद करेगी, सरकार ने तो सिर्फ पॉलिसी बनाई ना, सिर्फ कमिटमेंट किया, करना तो ऑर्गेनाइजेशंस को ही है, संस्थाओं को ही है। ये ग्रीन बिल्डिंग का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है एसडीजी गोल्स में और नेट जीरो जर्नी में। जरूर। तो अब तक तो हमने बात की नए बिल्डिंग्स की, नए लॉन्चेस की, कि नई शुरुआत करनी है तो कैसे कर सकते हैं। हाँ लेकिन जब मुंबई की बात आती है तो आज हम देख रहे हैं कि जगह ही नहीं है, और जितने पुराने डेवलपमेंट्स हैं उसका रीडेवलपमेंट हो रहा है। क्या रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी ग्रीन प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, फाइनली देखिए रीडेवलपमेंट का मतलब क्या है। 2 ही टाइप के रीडेवलपमेंट होते हैं मुंबई जैसी सिटी में या किसी और मेट्रो सिटी में। एक होती है कि आपकी एक बिल्डिंग है, आप उसको डिप्लीटेड बिल्डिंग है, बहुत साल पुरानी घोषित हो गई है, और उसको आपको अभी डिमोलिश करना है और उसकी जगह नई बिल्डिंग बनानी है, तो अप्रोच तो वही यूज होगी ना जो आप ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में नहीं, लेकिन करते अगर हैं। हम रीडेवलपमेंट की बात करें तो आप देखते हो कि जगह बहुत कम रहती है। अब उनके पास तो एक सीमित प्लॉट है, उसी में उनको यूटिलाइज करना हो रहा है, हो रहा है, तो उसमें पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल, क्योंकि आपने एक स्क्वायर फीट की बात की कि हाँ जी, उनपे हाँ उनके जी। इंसेंटिव्स मिलते हैं। क्या रीडेवलपमेंट में वो इंसेंटिव्स हैं? आप हैरान हो जाएंगी। कुछ ऐसे बिल्डर्स हैं, अभी मैं नाम नहीं ले रही, आप उनकी खुद इंटरव्यू ले सकते हैं। बहुत सारे रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं, दे आर नॉट, वो लिस्टेड प्लेयर्स नहीं है कि वो लाइक लिस्टेड कंपनीज नहीं है, बट जो रीडेवलपमेंट में काम करते हैं मुंबई सिटी में, मैक्सिमम वो सर्टिफिकेशन ले रहे हैं। एंड आप उनसे मिल भी सकती हैं, उनके प्रोजेक्ट भी देख सकती हैं, और वो ग्रीन प्लैटिनम भी ले रहे हैं, गोल्ड भी ले रहे हैं, और वो कर रहे हैं। छोटी सी जगह में भी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि अगर आपके पास मदर अर्थ एरिया नहीं है तो किस तरह से ग्रीन रूफ बनाया जाए, ग्रीन वॉल्स बनाई जाए, तो थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है कंप्लाइंस को कॉम्प्लीमेंट करने का। लेकिन बल्कि आईजीबीसी में तो ना एक ब्यूटी एक और है कि आप छोटे से छोटा प्रोजेक्ट भी, अगर आपका 300 स्क्वायर फीट का भी छोटा सा घर है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक नेस्ट रेटिंग है। 1500 स्क्वायर फीट का बंगला है तो उसके लिए भी रेटिंग है। आपका अगर 100 बिल्डिंग्स का कॉम्प्लेक्स है, आप उसको टाउनशिप बोलिए, सिटी लेवल बोलिए, उसके लिए भी रेटिंग है। तो वहां पे हम सिर्फ बिल्डिंग पे फोकस नहीं करते, वहां पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखते हैं, क्योंकि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट को एड्रेस करना है। तो फिर आपका जो जनरली एक सिटी लेवल पे या मास्टर प्लान लेवल पे, वहां पे जो हमारे रेटिंग सिस्टम है, ग्रीन सिटी रेटिंग है,
जैसे अभी हाल में ही पुणे सिटी ने ग्रीन सिटी रेटिंग ली है प्लैटिनम की, हम्म। और भी काफी सिटीज हैं जो ऑलरेडी ये प्रोसेस कर रही हैं आईजीबीसी के साथ। मुंबई के लिए हम प्लान करेंगे, कर रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे कर सकते हैं, मुंबई को भी कैसे सर्टिफाइड ग्रीन सिटी बना सकते हैं। तो वो भी बातें चल रही हैं, करेंगे हम अपने मिशन में। तो सिटी लेवल में बिल्डिंग के साथ साथ हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी स्टैंडर्ड्स की एक एप्लीकेबिलिटी है रेटिंग सिस्टम के अंदर, कि आप किस तरह से सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को देखते हैं, किस तरह से आप इलेक्ट्रिकल क्लीन फ्यूल, क्लीन पावर, बहुत सारे ग्रीन, आई वुड से ग्रीन एरियाज, पब्लिक स्पेसेस, ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं, ज्यादा एमिनिटीज, पब्लिक एमिनिटीज। तो वो स्टैंडर्डाइजेशन ही वैसे किया गया है जरूरतों के आधार पर, कि सिटी लेवल पे ग्रीन कैसे हो सकता है, टाउनशिप लेवल पे कैसे हो सकता है, एक छोटी सी सिंगल बिल्डिंग है तो कैसे हो सकता है, बेंगलोर है कैसे हो सकता है, किसी का छोटा सा घर है 2 बेडरूम का तो वो कैसे हो सकता है। वहीं आप देखिए मुंबई की बात चल रही है तो स्लम रिहैब डेवलपमेंट, जैसे हम देख रहे हैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स अब मुंबई में शुरू होने की तैयारी में है। वहां पे कैसे होता है कि एक बिल्डिंग होगा जो रिहैब के लिए होगा, स्लम रिहैब के लिए बनाया जाएगा, और दूसरा होता है वो जो लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं। दोनों के सर्टिफिकेशन होते हैं, किस तरह से उसमें ग्रीन देखिए, एवेन्यूज बनाए पहले जा तो सकते देखिए एसआरए जो स्कीम होती है, स्लम रिडेवलपमेंट स्कीम, हैं। ये एक नोटिफाइड स्लम पे होती है, राइट। उसपे क्या होता है, जो सेल पार्ट है, जो बिल्डर ओपन मार्केट में सेल करते हैं, राइट, विच इज अ सेल पार्ट प्रोजेक्ट। जो रीहैब पार्ट है वो भी उनको बना के देना पड़ता है, जिसमें फिर टेनेंट्स को एकोमोडेट किया जाता है। जब भी आप उसकी एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेते हैं तो गवर्नमेंट उसको एक इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान का ही क्लियरेंस देती है। एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर उधर भी होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए, उसके बिना आपको एनवायरमेंट का एनओसी नहीं मिलता है। यानी कि वहां पे भी अगर आपको वाटर मैनेजमेंट करना है, इधर भी करना पड़ेगा, एसटीपी उधर है तो इधर भी है, तो मतलब ज्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं है उसके अंदर। फिर भी आईजीबीसी में हमने ये ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इतनी सारे बड़े बड़े एसआरए स्कीम्स अप्रूव हो रही हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगी, जैसे धारावी डेवलपमेंट है या और भी बहुत सारे एसआरए प्रोजेक्ट्स हैं मुंबई सिटी में और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में, तो उसके लिए आईजीबीसी ने एक रेटिंग बनाई है, अफोर्डेबल होम रेटिंग सिस्टम। तो क्योंकि हम ये जस्टिफाई करना चाहते थे अफोर्डेबिलिटी वर्सेस सस्टेनेबिलिटी, ऐसा नहीं है कि लग्जरी प्रोजेक्ट ही ग्रीन हो सकते हैं, तो हम ये जस्टिफाई करना चाहते थे कि अफोर्डेबल प्रोजेक्ट में भी ग्रीन हो सकता है। तो उसके लिए इस तरह का स्टैंडर्ड बनाया गया, मिनिमम कंप्लायंस में भी आप कैसे पानी बचा सकते हैं, कैसे बिजली बचा सकते हैं, किस तरह से आप एक सस्टेनेबल लाइफ किस तरह से जी सकते हैं, और किस तरह के मेथोडोलॉजी उसके लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि मटेरियल तो आप यूज ही कर सकते हैं ना, लग्जरी के लिए भी वही स्टील सीमेंट वही लगेगा, इधर बनाने के लिए तो कोर एंड शेल के लिए वही चीजें लगेंगी ना, कोई अलग से मटेरियल तो नहीं लगेगा। सिर्फ एक लग्जरी और एमिनिटी का ही तो डिफरेंस होता है। उसके अलावा जो एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो एनवायरमेंटल रेगुलेशन में मैंडेटरी ही है, वो आपको एसआरए में स्लम टेनेंट्स को भी देना पड़ेगा और सेल पार्ट में भी देना पड़ेगा, तभी सर्टिफिकेशन मिलेगा। सर्टिफिकेशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बात कर रही हूँ वो मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। आपको एनवायरमेंटल एनओसी एमओईएफ का तभी मिलता है, क्योंकि उधर भी देना है इधर भी देना, फाइनली वो एक इंटीग्रेटेड स्कीम ही है ना। उसमें कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने। तो जब हम सर्टिफिकेशन करते हैं तो हम थोड़ा एक डिफरेंट अप्रोच यूज करते हैं, क्योंकि ये एसआरए स्कीम है, तो हम एक अफोर्डेबल होम्स का जो हमारा एक स्टैंडर्ड है वो हम उसके लिए यूज करते हैं सर्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए। आपको मैं एक सिंपल सा उदाहरण दूं, हमारा इंटेंट है पानी बचाना, तो अगर मैं एक वाटर फॉसेट लगा रही हूँ तो मुझे मैटर नहीं करता कि वो कौन से बड़े ब्रांड का है। अगर मैं एक लो कॉस्ट अफोर्डेबल हाउस बना रही हूँ, नॉर्मल पानी की टूटी भी लगा रही हूँ, मेरा इंटेंशन है पानी बचाना, उसके अंदर एरिएटर है और कम पानी निकल रहा है, ओके। और अगर मैं कोई बहुत बड़े लग्जरी हाउस में बैठी हूँ और वहां पे मेरा एक टैप है, उसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग लगी हुई है, सिल्वर प्लेटिंग लगी है, यू कैन डू एनीथिंग। मेरा इंटेंशन वो नहीं है कि आपका ब्रांड क्या है, हमारा इंटेंशन ये है कि आपने पानी बचाया या नहीं, बात यहाँ इंटेंशन की है। सही कहा। हाँ। तो जब हमने बात की नए प्रोजेक्ट्स की, रीडेवलपमेंट की, तो जो एग्जिस्टिंग वाले हैं वो भी तो पूछेंगे कि हम अपनी बिल्डिंग को कैसे ग्रीन बनाएं। सबसे पहला आज वही सवाल होगा कि इतनी गर्मी से बचना है या पानी की स्कैर्सिटी से बचना है, तो कैसे बचा जाए एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के लिए। हाँ, देखिए आपने शुरुआत की थी अर्बनाइजेशन और कंक्रीट जंगल से, तो अब आपका क्वेश्चन है एग्जिस्टिंग बिल्ट एनवायरनमेंट के बारे में। ये बहुत जरूरी हो जाता है जब हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं।
जो न्यू बना रहे हैं वो तो ठीक है, न्यू हम्म। बिल्डिंग, न्यू डेवलपमेंट्स, बट जो एग्जिस्टिंग बिल्ट एनवायरनमेंट है, अगर हमें शहरों का डीकार्बनाइजेशन करना है, नेट जीरो गोल्स को अचीव करना है, तो वहां पे भी हम किस तरह से रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है उनको कम करना है, तो उसके लिए हमें बिल्डिंग तो बनानी ही पड़ेंगी जो ग्रीन सर्टिफाइड भी हो, जहाँ पे हम ऐसे मेथोडोलॉजी यूज करें कि ऊर्जा का इस्तेमाल कम हो, पानी कम इस्तेमाल हो, और कैसे ना कैसे करके हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का बचाव कर सकें। ओके, तो इसलिए हमने क्या किया, आईजीबीसी में एग्जिस्टिंग बिल्डिंग की रेटिंग सिस्टम डिजाइन किया, जिसको हम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस रेटिंग बोलते हैं। उसके अंडर अभी आप खुशी होगी आपको जान के कि मैक्सिमम जो कॉर्पोरेट्स हैं, मैक्सिमम जो भी आज की डेट में इंडिया में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो यही वाली रेटिंग सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं ग्रीन सर्टिफिकेशन के लिए। भले ही आपकी पूरी बिल्डिंग हो, भले ही आपके ऑफिसेज फ्लोर वाइज हो, ये आईजीबीसी के पास सारी चीजों के इनके प्रावधान है कि आप एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को, एग्जिस्टिंग ऑफिस को, एग्जिस्टिंग हाउस को, मतलब एग्जिस्टिंग रेजिडेंशियल सोसाइटी को, एग्जिस्टिंग किसी भी तरह का स्ट्रक्चर आप बोल दीजिए, हेल्थ केयर का है, हॉस्पिटल है, होटल है, वेयर हाउस है, कुछ भी है एग्जिस्टिंग किसी भी तरह का टाइपोलॉजी का, सबके लिए हमारे पास प्रावधान है। सिर्फ उसकी थोड़ी मेथोडोलॉजी अलग होती है, क्योंकि वहां पे हम आर्किटेक्ट ऑन बोर्ड नहीं लाएंगे, हमें डिजाइनर नहीं लगेंगे, तो वहां पे हमें कौन लगेगा, ऑडिटर्स लगेंगे, एनर्जी ऑडिटर्स लगेंगे, वाटर ऑडिटर्स लगेंगे। सिर्फ एक्सपर्ट का रोल चेंज हो जाता है। अच्छा, क्योंकि वो लोग ऑडिट करके आपका असेसमेंट करके हम देखेंगे कि कितना बिजली का बिल आपका कैसा पैटर्न जा रहा है, वेदर आप पिछले 3 साल में या 5 साल में या जब से आपका बिल्डिंग वो ऑपरेशन चल रहा है, तो उन सालों के दौरान आपके जो संसाधन है उसकी यूटिलिटी बढ़ी है, कम हुई है, तो वो सारी चीजें असेसमेंट की जाती है। उसी हिसाब से हमारे स्टैंडर्ड्स के अंदर कुछ बेंचमार्क्स हैं, इंटरनेशनल बेंचमार्क्स, जो ग्लोबल बेंचमार्क्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम उन बेंचमार्क्स को मीट करवाते हैं। तो जब तक वो मीट नहीं होते हैं तब तक हम उनको सर्टिफिकेशन नहीं देते हैं। और ये बेंचमार्क भी बिल्डिंग की टाइपोलॉजी के अकॉर्डिंगली है। अगर होटल बिल्डिंग है 24 घंटे चल रही है तो उसके बेंचमार्क अलग होंगे। अगर 9 घंटे का ऑफिस आवर्स की बिल्डिंग है तो उसके बेंचमार्क एनर्जी के हमारे अलग होते हैं। फिर हम उसमें ग्रीन एनर्जी का मैक्सिमम से मैक्सिमम इस्तेमाल करवाते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि कमर्शियल बिल्डिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है रूफटॉप का, क्योंकि वहां पे आपके सेंट्रल एयर कंडीशन के इक्विपमेंट भरे रहते हैं। तो हम वहां पे क्या करते हैं, हम उनको एनकरेज करते हैं ग्रीन पावर परचेज करने के लिए, जिसको ऑफसेटिंग बोलते हैं। तो आजकल ना कॉर्पोरेट में ये बहुत प्रचलन हो गया कि वो पावर को बाय कर रहे हैं, जो कि आपको मैंने पहले भी बताया 66 पैसा पर यूनिट एक्स्ट्रा देना है और बाय करना है। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका एक और वो यूज कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं पीपीए, थर्ड पार्टी एग्रीमेंट, जिसमें वो क्या करते हैं कि somebody is प्रोड्यूसिंग ग्रीन पावर समवेयर और उसको वो परचेज कर लेते हैं, और थर्ड पार्टी एक एग्रीमेंट होता है और मंथली उसका पेमेंट वगैरह जाता है। मतलब ग्रीन पावर परचेज करने का ही प्रावधान है, पर थोड़ा उसका मॉडल अलग है, जिसको आप पीपीए मॉडल बोलते हैं। बस सबसे बेस्ट है सीधा ग्रिड से ही आप ग्रीन पावर परचेज कर रहे हो। तो उसमें क्या होता है कि मोस्टली मैंने देखा है कि मोस्टली कॉर्पोरेट्स अभी जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज, मैंने जो हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है जो आईजीबीसी से रेटिंग्स ले रही हैं, वो ऑलरेडी इस जर्नी में ना, आप बिलीव नहीं करेंगी कि ऑलरेडी वो लोग नेट जीरो एनर्जी, नेट जीरो वाटर, नेट जीरो वेस्ट, नेट जीरो कार्बन तक पहुंच रही हैं। ये एक बहुत अच्छा बोल सकती हूँ मैं कि एकदम अजीब सा मोमेंट हो गया कि मतलब इतना एनकरेजमेंट हो गया। ये जब से ये क्लाइमेट चेंज का मुद्दा उठा, जितने ये नेशनल कमिटमेंट हुए, ग्लोबली इसकी बात होने लगी, तो इतना कॉन्शियसनेस हो गया, इतना इन्वेस्टर्स के थ्रू इंटरवेंशन होने लगा कि कॉर्पोरेट्स को भी ये करना था रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिस के लिए। तो रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिस प्रूव करना है तो आपको ग्रीन मेथोडोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, ग्रीन सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी। तो उस सर्टिफिकेशन यूज करने से आपको ये सारे जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाते हैं। आप प्राकृतिक संसाधन बचा लेते हैं, आप नेट जीरो भी बन सकते हैं, ग्रीन भी बन सकते हैं। ग्रीन है तो नेट जीरो बन ही जाएंगे। सही में। हाँ। लेकिन हम सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे, समझो कई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं जिनको सर्टिफिकेशन नहीं लेना है लेकिन अपनी बिल्डिंग को ग्रीन बनाना है, क्या बेसिक प्रावधान करें कि वो ग्रीन बिल्डिंग बन सके विदाउट सर्टिफिकेशन? हाँ ठीक है, अगर उनको सर्टिफिकेशन नहीं लेना है तो मेरे ख्याल से वो छोटी छोटी चीजें तो कर ही सकते हैं। जैसे कि अगर नई बिल्डिंग है
तो पहली तो बात ये है कि इस तरह से डिजाइन कराएं कि मैक्सिमम वहाँ डे लाइट का प्रावधान हो, अच्छी वेंटिलेशन हो, और मैक्सिमम जो कंस्ट्रक्शन के प्रोडक्ट्स हैं वो ग्रीन प्रोडक्ट्स यूज करें, जो कि मैंने बताया आपको मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। फिर कोशिश ये करें कि पानी कैसे बचाएं, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, वेस्ट वाटर को रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो ठीक है, अगर छोटा है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से भी काम हो जाएगा। तो उसके अलावा जितना ग्रीनरी वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बिल्डिंग के अंदर, मैं तो ये सोचती हूँ कि हमारा आईजीबीसी मुंबई चैप्टर में सबसे बड़ा जो मकसद है हमारे क्लाइमेट मिशन में वो है ग्रीनरी बढ़ाना, क्योंकि नेचर बेस्ड सॉल्यूशन से ज्यादा कोई बड़ा प्रावधान नहीं है। जितना आप ग्रीनरी बढ़ाएंगे अपनी सिटी में उतना ही आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। आपकी हीट वेव वाली समस्या हल हो जाएगी, आपकी जो कॉन्क्रीटाइजेशन से जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं वो समस्या हल हो जाएगी, आपका वायु प्रदूषण की समस्या हल हो जाएगी, आपके बच्चों का एक जो नेचुरल एनवायरनमेंट में जो एक जो आपके एक बायोडाइवर्सिटी है, जो आपके नेचर के जो एलिमेंट हैं, बटरफ्लाईज हैं, इंसेक्ट्स हैं, जो बच्चों का एक कनेक्ट सेट होगा जनरेशन का, वो सारी समस्याएं वो हो जाएंगी। और आप एक प्रकृति के साथ भी एक अपना एक रिश्ता एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर इस तरह की छोटी छोटी चीजें, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, अच्छे एलईडी लाइट्स यूज करिए, और जिम वगैरह आप एम्यूनिटीज बहुत यूज करते हैं सोसाइटी में, कम से कम यूज करें, नेचुरल तरीके यूज करें। तो मतलब जैसे कि प्राइम मिनिस्टर डे टू डे लाइफ में हम उसको हाँ, इनकलकेट कैसे यूज कर मतलब सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपकी डे टू डे लाइफ की जो आपके प्रैक्टिस होते हैं पर्सनल लेवल पे भी, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो छोटी छोटी चीजें रियली मैटर्स, बहुत फर्क आता है इन चीजों से। सही कहा। हाँ, लेकिन अब तक जितनी आपसे बात की ना, तो एक होता है प्रोफेशन और एक होता है पैशन। आप में इन दोनों का समन्वय दिख रहा है। एक पैशनेटली आप इसको कहते हैं ना इम्प्लीमेंट खुद भी करती हैं और दूसरों को करने के लिए इतना प्रोत्साहित करती हैं। किस तरह से आपकी ये जर्नी रही? मैं तो बोलूंगी कि स्टार्टिंग में तो बहुत चैलेंजिंग रही है ऑब्वियसली, क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पे जो मुश्किल आती है वो आती है माइंडसेट, लोगों का माइंडसेट चेंज करने की। बट मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि जो भी मैंने स्ट्रगल किया था पिछले 15-16 साल से, जो भी मैं स्ट्रगल कर रही थी, और मुझे एक मौका भी मिला था कि मोदी जी की कमेटी में मैंने काम भी किया था, गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। तो वहां से जब ये जर्नी स्टार्ट हुई, उसके बाद मैंने ये देखा कि धीरे धीरे जब भी लोगों का माइंडसेट चेंज करते गए और इस तरह से ये मूवमेंट जो फ्लोरिश होती गई अपने आप, और आईजीपीसी ने बहुत बड़ा रोल उसमें अदा किया पैन इंडिया लेवल पे। अभी ग्लोबली भी हो रहा है आईजीपीसी का, बहुत आईजीपीसी रेटिंग को ग्लोबली भी अडॉप्ट किया जा रहा है। तो एक तरह से क्या हुआ कि मूवमेंट भी जा रही थी, लेकिन जब ये मुद्दे जब ग्लोबल बनने लगे और सब जगह से सबको इम्पोर्टेंस उसकी पता चलने लगी, तो उससे क्या हुआ कि लोगों के अंदर जो अवेयरनेस बढ़ी कॉन्सेप्ट्स के बारे में, तो उससे क्या हुआ कि अपने आप आपको अच्छा लगने लगा कि लोग खुद से उसकी बात कर रहे हैं, मीडिया उसकी बात कर रहा है, आप जैसे लोग इस मुद्दे पे इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हो। यही तो सब कुछ है ना, कि जितना बातचीत हो, जितना डायलॉग हो, जितना इंटरेक्शन हो, जितना हम ये बातें आम आदमी तक पहुंचाए कि उनको ये इको फ्रेंडली प्रैक्टिस से फायदे क्या है, क्योंकि सब कुछ उनके लिए ही है ना। फाइनली आप एक चीज मैं आपको बात बताना चाहूंगी, अगर हम बोलें कि बिल्डर एक ग्रीन बिल्डिंग बना रहा है, किसके लिए बना रहा है? टेनेंट के लिए बना रहा है। बट टेनेंट कौन है? वहां पे बिल्डर डेवलपर के भी बच्चे वहीं रहते हैं, उनके रिश्तेदार भी वहीं रहते हैं। तो टेनेंट हम आप में से ही है ना, बिल्डिंग के मतलब यूजर भी हम ही हैं, एंड यूजर भी हम में से ही हैं। अगर मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी बैठा हूँ, चाहे मैं गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर भी हूँ, अच्छी पॉलिसी बना रहा हूँ ग्रीन इंसेंटिव के लिए, तो एंड यूजर तो मैं ही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा काम करने के लिए, जिसका एक बहुत बड़ा अच्छा प्रभाव होता है समाज के ऊपर, देश के ऊपर, मदर अर्थ के ऊपर, आने वाले जनरेशन के ऊपर, वो जो ऐसा एक गुड डीड जो अच्छा कर्मा होता है, वो सबके ऊपर ही अच्छा प्रभाव डालता है, वो सबके लिए ही अच्छा होता है, और सबका एक कलेक्टिव वर्क होता है। बस उसमें कलेक्टिव कॉन्शियस की जरूरत होती है। जैसे हम रिलीजियस प्लेसेस में जाते हैं, मुझे लगता है कि ये वाली जो फील्ड है हमारी, ये एक मैं रिलीजियस से डायरेक्टली नहीं जोड़ूंगी, पर मैं सोचती हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में तो हमने हमेशा पेड़ों की पूजा की है, नेचुरल प्राकृतिक संसाधनों को हमने हमेशा उसको एक वर्शिप किया है, पूजा किया है। बस वही हमने पुरानी वैल्यूज को वापस लाना है, उनकी पूजा करनी शुरू करनी है।
तो उनकी पूजा शुरू करी तो आप उनको रिस्पॉन्सिबली यूज करेंगे, सही कहा। रिस्पॉन्सिबली यूज करेंगे तो आपके भवन भी ग्रीन हो जाएंगे, आपकी लाइफस्टाइल भी ग्रीन हो जाएगी। तो वही तो है ना कि बिल्डिंग के अंदर ग्रीन आगे क्यों ऐड किया, क्योंकि हमें करना पड़ा, हम उस हालत पे आ गए, हमें फिर से वो बैक जाना है, दैट्स इट। बहुत कह सकते हैं आपने आपने एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है, ग्रीन एनवायरनमेंट क्या होता है, आज उसकी ज़रूरत कितनी है, ये बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। आई विश हमारे जो व्यूअर्स हैं वो उसको डे टू डे लाइफ में भी उसका उपयोग करें, उसको उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, तो बहुत सारी जो इन्वायरमेंट की समस्या है वो हल हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। समस्याएं क्या, मतलब समाधान ही यही है करने की, आप उसको छोड़ ही नहीं सकते। आप अब तो पहले कुछ साल पहले हम बिल्डर्स को ये ऑप्शन देते थे कि आप कर सकते हैं ग्रीन बिल्डिंग या नहीं कर सकते हैं। अभी तो हालात ऐसे हैं कि आपको ग्रीन बिल्डिंग अगर आप नहीं करते हैं तो आप देश का भला भी नहीं कर रहे हो, जनरेशन का भी नहीं कर रहे हो, अपना भी नहीं कर रहे हो। तो एक्चुअल में अगर आपको सही में कुछ अच्छा डीड करना है और सही में अच्छा प्रोडक्ट भी सेल करना है मार्केट में, तो आपको सोसाइटी को वही देना पड़ेगा जो सोसाइटी को जरूरत है, जो समाज को जरूरत है। और समाज को जरूरत है एक क्लाइमेट रेजिलिएंट बिल्डिंग की, एक ग्रीन बिल्डिंग की। सही कहा। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इन सारी डिटेल्स को हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे प्रोग्राम आप जो शुरुआत करी हैं IGBC मुंबई चैप्टर के साथ, हमारे साथ जो कोलैबोरेशन आपका हुआ है, मैं चाहूंगी कि ये आप और ज्यादा से ज्यादा ये इस तरह के प्रोग्राम करें और अवेयरनेस फैलाएं आम आदमी के अंदर, आम जनता के अंदर, ताकि उनको भी लगे कि ये चीजें कितनी जरूरत है और आज ये करनी ही पड़ेंगी, और सब जागृत हों और ग्रीन जागृति फैले। तो आप उसमें काफी अच्छा रोल प्ले करें और हम आपका सहयोग दें और इस तरह से कारवां आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े न्यूज, व्यूज और इंटरव्यूज के लिए जुड़े रहिए रियल स्टेट ऑफ रियल एस्टेट के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।